जब जरूरी है। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू हिस्ट्री सिंप्लीफाइड फॉर यू। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे MHI 102 मॉडल वर्ल्ड के यूनिट 14 के बारे में। तो माइग्रेशन एंड सेटलमेंट्स इस यूनिट का नाम है। और चलिए, तो ये जो माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट है ना, ये एज ओल्ड एज ह्यूमन हिस्ट्री है, क्योंकि अर्ली जो होमिनिड्स थे ना, वो भी अफ्रीका से निकल करके पूरे दुनिया भर में फैले, और ये भी माइग्रेशन था बेसिकली। तो एंशियंट माइग्रेशन के जो रिकॉर्ड्स है वो नहीं मिलते हैं, लेकिन मॉडर्न एरा में माइग्रेशन जो हुआ 1400 और 1800 के बीच में, उसके काफ़ी मतलब उसको ट्रेस किया जा सकता है। उसके सिस्टमेटिक तरह से ये माइग्रेशन हुए, इसके प्रूफ मिलते हैं, और इसका काफ़ी इम्पैक्ट रहा सोसाइटी में। अब इस चैप्टर का फोकस है कि माइग्रेशन के पीछे क्या मोटिवेशंस, क्या रीजंस थे। इकोनॉमिक रीजंस में आ सकता है कि ज़मीन कम होना, नए लैंड की तलाश करना या फर्टाइल लैंड की तलाश करना, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ या ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में लोग निकल जाते थे, या फिर गोल्ड खोजने के लिए वगैरह वगैरह। हाँ, फिर क्लाइमेटिक रीजन में देखते हैं तो फिर मौसम और एनवायरनमेंट की वजह से जो माइग्रेशन होता है, जैसे कि कहीं सूखा हो गया, या फाइमाइन यानी कि भुखमरी फैल जाना अनाज की कमी से, या बारिश बहुत हो गई तो बाढ़ हो गई, है ना, इसकी वजह से लोग घर छोड़ के दूसरी जगह जाकर के बस जाएं। ठीक है। पॉलिटिकल कारण, जो पॉलिटिकल मोटिवेशंस हैं, उसकी वजह उसमें होता है, हो सकता है कि कहीं वॉर हो रही हो, एक किंगडम ने दूसरे किंगडम को अनेक्स कर लिया हो, या फिर रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा हो किसी एक माइनॉरिटी ग्रुप का या किसी भी तरह के लोगों का, तो वो माइग्रेट कर जाएंगे। फिर कल्चरल रीजंस में आता है अपने बिलीफ, ट्रेडिशन या रिलीजन की आज़ादी के लिए कोई अगर किसी जगह को छोड़ के दूसरी जगह सेफर प्लेस में माइग्रेट कर जाता है, तो उसको बोलते हैं। ओके। अब इफेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन में डेमोग्राफिक इफेक्ट देख सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ कि जो नॉर्थ अमेरिका था, वहाँ पे एक प्रकार से इंडिजिनस ट्राइब्स रहती थी, या इंडिजिनस लोग रहते थे। अब यूरोपियंस इतनी ज़्यादा तादाद में वहाँ जाके बस गए कि ये जो इंडिजिनस लोग थे वो ही माइनॉरिटी बन गए, राइट। तो वहाँ की पॉपुलेशन तो बढ़ी, पर वहाँ के लोग माइनॉरिटी बन गए। तो इस तरह से इसको डेमोग्राफिक चेंजेस में देखा जा सकता है। तो इकोलॉजिकल चेंजेस में देख सकते हैं कि नए प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं, तो वहाँ पे पुराने जंगल वगैरह पे असर पड़ता है। पुराने जंगलों को काट करके खेती फार्मिंग चालू करना, ये सभी चीज़ें इकोलॉजिकल इम्पैक्ट में आती है। ओके। इंपीरियल इम्पैक्ट में माइग्रेशन की मदद से क्या होता है कि नए एम्पायर्स बनते हैं, जैसे कि ब्रिटिश एम्पायर बहुत सारी जगहों पे माइग्रेट करके बनाए इन्होंने। फिर पुराने एम्पायर्स को तोड़ करके नए एम्पायर बनाना, जैसे कि एज़टेक सिविलाइजेशन जो थी, ये सभी चीज़ों पे। आइडियोलॉजिकल इम्पैक्ट में देख सकते हैं कि नए आइडियाज़ का मिलन हो, लाइक आना, रिलीजियस नए-नए रिलीजन्स या बिलीफ्स अगर वहाँ पे आ रही है सभी, क्या होगा कि एक तरह से इंटीग्रेशन होगा इन सभी चीज़ों का, और वो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस लाइक मॉडिफिकेशन भी लाएगा लोगों के माइंड में। ओके। तो ये सभी हो गया। और टेक्नोलॉजीज आती है माइग्रेशन की वजह से। ठीक है। तो माइग्रेशन हमेशा वॉलेंटरी नहीं होता है, जबकि फोर्स माइग्रेशन और स्लेवरी भी की वजह से भी माइग्रेशन होता है। और इसकी वजह से काफ़ी सारा हिस्ट्री का जो है इम्पॉर्टेंट जो हिस्ट्री में टर्न्स आए हैं, वो माइग्रेशन की वजह से भी हुआ है। तो माइग्रेशन इन हिस्ट्री प्री मॉडर्न पैटर्न में हम देख लेते हैं कि एशियन टाइम्स में लोग कैसे माइग्रेट करते थे, उनके पैटर्न क्या थे, और लाइक कुछ सम एग्जांपल्स ऑफ एशियन माइग्रेशन। तो इसमें पहले आता है द्रविडियन माइग्रेशन। इसमें सेंट्रल अफ्रीका से इंडिया में जो है द्रविडियंस आए, और ऐसा माना जाता है कि सेंट्रल अफ्रीका से इंडिया आया, और ये इंडो आर्यन ट्राइब के आने से भी पहले की बात है। ओके। तो द्रविडियंस वर द फर्स्ट माइग्रेंट्स दैट केम टू इंडिया। हंटर्स फ्रॉम साइबेरिया, आज के रशिया का साइबेरिया इलाका जो है ना, वहाँ से शिकारी लोग लगभग 35,000 साल पहले बेहरिंग स्ट्रेट को पार करके अमेरिका पहुंच गए थे। और वो लोग वहाँ पे ऐसे हैं कि जिनके डिसेंडेंट्स आज भी नेटिव अमेरिकन कहलाते हैं। ओके। इंडो आर्यन माइग्रेशन में देखते हैं तो सेंट्रल एशिया से एक ग्रुप पर्सिया, इंडिया और ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन में फैला। और जो संस्कृत लैंग्वेज है उसकी रूट्स भी इंडो आर्यन ट्रेडिशन में ट्रेस की जा सकती है। ओके। वाइकिंग माइग्रेशन हुआ जब स्कैंडिनेविया, आज के स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क आते हैं स्कैंडिनेविया में, इस एरिया से। वाइकिंग्स बहुत अच्छे सेलर होते थे, तो वहाँ पे उन लोगों ने सेल आउट किया और ग्रीन लैंड तक पहुंच गया। फिर नॉर्थ अमेरिका में भी इन्होंने एक जगह है ग्रीन लैंड करके, जहाँ पे पहुंचकर अपनी परमानेंट सेटलमेंट बनाई। ओके। गॉथिक और जर्मैनिक माइग्रेशन नेक्स्ट है। तो रोमन एम्पायर के वीक होने पर गॉथिक और जर्मन ट्राइब्स ने यूरोप में घुसकर अटैक करना शुरू कर दिया। इसने रोमन एम्पायर को भी बहुत वीकन कर दिया, और फाइनली उसे गिराकर उसके डिक्लाइन का एक कारण बना। तो ये याद रखने लायक बात है कि लोगों के माइग्रेशन का रूट जो है ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी के
हिसाब से जो है काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट था। और जैसे वाइकिंग्स ने स्कैंडिनेविया के नेविया से निकल करके अपने शिप्स की वजह से बहुत दूर-दूर तक अपनी पहुँच बनाई। ठीक है, इकोनॉमिक मोटिवेशंस फॉर माइग्रेशन। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ट्रेड या बिज़नेस या जो मॉनेटरी सिस्टम था उसकी वजह से माइग्रेशन पे कैसा असर पड़ा। तो लैंड, हंगर और प्लंडर, 3 चीज़ें याद रखो। ग्रीस में ज़मीन कम थी इसलिए ग्रीक लोग साउथ इटली, सिसिली और ये सभी जगहों में जाकर के सेटल होने लगे, ओके। फोनीशियंस जो आज के लेबनान में रहते हैं, इन लोगों ने और नए शहर ट्रेड के ज़रिए नए शहर बसाने चालू कर दिए और उन्होंने नॉर्थ अफ्रीका, कार्थेज और स्पेन में अपनी जगह बना ली, ओके। अ स्कार्सिटी अगर कहीं पे होती है, जैसे अफ़गानिस्तान में रिसोर्सेज़ की कमी थी, तो वहाँ के नोमैडिक ग्रुप्स ने मिलिट्री माइग्रेंट्स बनकर के इंडिया पर अटैक किया, जैसे बाद में मुगल्स ने भी इसी तरह किया और इंडिया में आके बस गए। ट्रेड या व्यापार पे देख लेते हैं, तो समुद्री ट्रेड ने लोगों को दूर-दूर तक जाने पे मजबूर किया और कैथ्जिन कार्थाजिनियंस, ग्रीक्स और अरब्स और बाद में पोर्टुगीज़ सभी ने ट्रेड रूट को एक्सपैंड करने के लिए ट्रैवल किया। इकोनॉमिक पुल फैक्टर, यानी कि कोई जगह फर्टाइल प्लेन्स अगर जहाँ पे है, उपजाऊ खेत, रिच माइन्स हैं जहाँ से सोना चांदी और अदर मेटल्स निकाले जा सकते हैं, या डेवलप्ड अर्बन सेंटर्स है जहाँ पे बड़े शहर हैं, मार्केट्स हैं, हाँ। तो इसके कारण से लोगों को अट्रैक्शन होती है कि वहाँ पे जाकर के फाइनेंशियल बेनिफिट्स ज़्यादा हैं, अ, जिसकी वजह से वो लोग वहाँ लाइक इकोनॉमिक पुल की वजह से भी लोग वहाँ पे आते हैं। क्लाइमेट एंड माइग्रेशन, म्यूजियम सॉरी मौसम को अपने लाइक मौसम की वजह से कैसे माइग्रेशन होता है। तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन अगर होता है, तो जैसे कि सेंट्रल एशिया का एक बड़ा इलाका सूखता जा रहा था, डेसिकेशन जिसको बोलते हैं, इसकी वजह से वहाँ के नोमैडिक ग्रुप्स जैसे कि हुन्स, सिंथियंस, पर्थियंस और अवाराज को अपना घर छोड़ना पड़ा, ओके। उन्होंने इंडिया और यूरोप की तरफ रुख किया और वहाँ के एम्पायर्स पर अटैक किया, बिकॉज दे हैड हॉर्सेस एंड अदर थिंग्स, ठीक है। कोल्ड नॉर्दर्न क्लाइमेट्स में देख लेते हैं, तो स्कैंडिनेविया जो है वाइकिंग्स का इलाका होता है, वहाँ पे बहुत ठंड होती थी और इस ठंड से बचने के लिए, नए रिसोर्सेज ढूंढने के लिए उन्होंने ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और बेजेंटियम यानी कि इस्तांबुल पर अटैक करना शुरू कर दिया और वहाँ पे बसना चालू कर दिया। क्लाइमेट ड्रिवन माइग्रेशन के इफेक्ट्स क्या होते हैं? तो इन इन्वेजन्स की वजह से कई बार सेटल्ड एम्पायर्स कोलैप्स हो जाते हैं, जैसे कि वेस्टर्न रोमन एम्पायर में हुआ। लेकिन एक अच्छा इफेक्ट भी होता है कि हाइब्रिड कल्चर बनती है, जैसे इंडिया में हुन इन्वेडर्स यहाँ के लोकल से मिक्स हुए और राजपूत कम्युनिटी जैसे ग्रुप्स का लाइक स्टार्टिंग हुआ, ओके। कल्चर एंड माइग्रेशन, तो कल्चर, सोच और रिलीजन ने भी माइग्रेशन को सेव दिया। कैसे? चाइनाज लॉस्ट अपॉर्चुनिटी या चाइनाज मैरीटाइम ट्रेड, 1405 से 1443 में एडमिरल जेहांग झेंग ही की लीडरशिप में चाइना की नेवी दुनिया की सबसे एडवांस थी। वो ईस्ट अफ्रीका तक पहुंचे थे, लेकिन फिर कंफ्यूजन कंजर्वेटिव सोच आई, जिस पर ट्रेड और बाहर जाने को बुरा माना जाने लग गया। इस वजह से चाइना ने अपनी मैरीटाइम एक्सपेंशन रोक दी और पीछे रह गया, ओके। तो इसको चाइनाज मिस्ड अपॉर्चुनिटी भी बोलते हैं। यूरोपियन कॉन्ट्रास्ट, यूरोप के मर्चेंट्स काफी अलग सोच के थे, वो असर्टिव थे, उन्हें उनकी सरकारों का सपोर्ट मिला हुआ था और वो प्रॉफिट और अपने रिलीजन क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए लाइक काम करते थे। अरब इस्लामिक एक्सपेंशन, ये भी लार्जली रिलीजियस जोश की वजह से हुआ। अरब ट्रेडर्स और आर्मीज ने इस्लाम और अरेबिक लैंग्वेज को एशिया के इंडोनेशिया, इंडिया जैसे कंट्रीज में और अफ्रीका में फैलाने के लिए माइग्रेशन किया, ओके। यूरोपियन एक्सपेंशन 1400 टू 1800, ये पीरियड एज ऑफ डिस्कवरी या एक्सप्लोरेशन का दौर के नाम से जाना जाता है। यूरोप पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ था, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसके ड्राइविंग फैक्टर्स क्या थे? एशियन स्पाइसेस एंड गोल्ड। तो बेसिकली पहले के टाइम पे अरब्स जो थे वो एशियन स्पाइसेस को ले जाके यूरोप में ट्रेड करते थे और बहुत सोने के भाव बेचते थे, इंडियन फैब्रिक या एशियन फैब्रिक और एशियन स्पाइसेस को। तो यूरोपियंस वांटेड टू एक्सप्लोर दिस स्पाइसेस एंड गोल्ड एंड फैब्रिक्स, ठीक है। तो और ये सभी बहुत वैल्यूएबल थे और इनका जो है डायरेक्ट जो है एक तरह से एक्सेस पाने के लिए यूरोपियंस ने एक्सपेंशन किया। न्यू टेक्नोलॉजी, अब शिप्स बनने लग गए जिसकी और कंपास बेटर हो गए, मैप्स बनने लग गए, जिससे क्या हुआ समुद्र सेफ बन गया यूरोपियंस के लिए और उन्होंने अपनी कई सारे क्या बोलते हैं नेवल एक्सपेडिशंस चलाए। प्रिंटेड पैम्पलेट्स, जो एक्सप्लोरर्स नई जगहों का
नई जगहों का वर्णन करते थे ना अपनी भाषा में, कि उनकी कहानियाँ अपनी कहानियाँ फैला करके लाइक छपाते थे, उसको लिखते थे। तो इससे कॉमन लोगों में क्यूरियोसिटी बढ़ती गई और नए सेटलर्स अट्रैक्ट होते गए, और जैसे कॉमन पब्लिक में भी बहुत इंटरेस्ट आया। तो ये जो है सारा, ये मॉडल्स ऑफ एक्सपेंशन में देखें तो टेरिटोरियल एम्पायर्स, स्पेन और पोर्टुगल ने पूरे देशों पर कब्जा कर लिया और उन पर डायरेक्ट राज किया। जैसे स्पेन ने साउथ अमेरिका को कन्क्वेयर कर लिया था, ओके। ट्रेड एनक्लेव्स और ट्रेड एनक्लेव एम्पायर, तो इसमें क्या हुआ कि नीदरलैंड्स यानी कि डच और ब्रिटेन ने पहले ट्रेड पोर्ट्स और छोटे बेसेस बनाए, फोर्टिफिकेशंस की, जैसे इंडिया में ब्रिटिशर्स ने किया। फिर बाद में इन्होंने अपना धीरे-धीरे कंट्रोल बढ़ाया सेंटर की तरफ, मतलब इंटरनल रीजन्स में, ओके। रिलीजियस मोटिव्स, तो उसमें एक क्रूसेडिंग स्पिरिट थी इन सारी कंट्रीज के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, यानी कि ये नॉन क्रिश्चियंस को कन्वर्ट करके या उनसे लड़ाई करके उनको जो है अपना क्रिश्चियनिटी को प्रीच करना चाहते थे कि क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाए। वो एक मिथिकल क्रिश्चियन किंग प्रेस्टर जॉन को भी ढूंढते रहते थे। अब बताओ, ठीक है। तो साउथ अमेरिका, यहाँ स्पेसिफिकली साउथ अमेरिका की स्पेनिश कॉलोनाइजेशन की बात हो रही है। तो कोलंबस जो था ना, उसने 1492 में अमेरिका पहुंचने के बाद स्पेनिश लोगों को जो है बहुत सारी बड़ी तादाद में वहाँ पीपल आया। हिस्पैनियोला आज के हीती और डोमिनिकन रिपब्लिक में सोने की डिस्कवरी हुई, गोल्ड की डिस्कवरी हुई, जिससे बहुत सारे सेटलर्स को अट्रैक्ट किया। लेकिन सोना निकालने के लिए नेटिव्स जो ताइनो लोग होते थे, उनको काफी ब्रूचुअली एक्सप्लॉइट किया जाता था, काम के लिए मजबूर किया जाता था, ठीक है। और इनके कॉन्क्वेस्ट में देखते तो एज़टेक एम्पायर को इन्होंने एज़टेक जो सेटलमेंट थी उसको कंट्रोल में ले लिया। हर्नान कॉर्टेस, इसका नाम है हर्नान कॉर्टेस, ने 1519 से 21 में मैक्सिको के पावरफुल एज़टेक सिविलाइजेशन को डिफीट कर लिया और उसको कंट्रोल में ले लिया। इनका जो सिविलाइजेशन थी उसको फ्रांसिस्को पिज़ारो ने 1531 से 72 के अंदर जो है साउथ अमेरिका पेरू की इंका सिविलाइजेशन को डिफीट कर दिया और उसको कंट्रोल में ले लिया। अब कैसे इतनी बड़ी सिविलाइजेशन गिर कैसे गई? यूरोपियन फोर्सेस छोटी थी, लेकिन उनके पास स्टील के वेपन्स थे, घोड़े थे। नेटिव्स ने कभी इतना मतलब ना वेपन्स देखे थे इस तरह के, ना घोड़े देखे थे, और सबसे ज्यादा डिजीज भी थी इन लोगों के पास। ये वहां पे गए तो वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन थी वो इम्यून नहीं थी टू द डिजीजेस दैट द यूरोपियंस वर कैरिंग। तो बहुत सारे तो नेटिव लोग जो है यूरोपियंस की बीमारी से ही मर गए, स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियों से, ठीक है। नेटिव्स की बॉडी इन डिजीज से लड़ने की इम्यूनिटी नहीं रखती थी, और 90% ऑफ द पॉपुलेशन वाइप आउट हो गई, ठीक है। साथ ही नेटिव के बीच में इंटरनल डिविजन का भी फायदा काफी उठाया गया था इन कॉलोनाइजर्स के द्वारा। स्पेनिश लोग फर्टाइल और रिसोर्स रिच एरियाज में सेटलर कॉलोनीज बना करके रहने लग गए थे वहाँ पे, ठीक है। माइग्रेशन टू नॉर्थ अमेरिका आप देख लेते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका में स्पेनिश के अलावा फ्रेंच और ब्रिटिश ने भी जो है वहाँ पे अपना होल्डिंग बना लिया। स्पेनिश वो साउथ से नॉर्थ की तरफ बढ़े, एरिजोना और कैलिफोर्निया तक पहुंचे, लेकिन इन्हें नेटिव ट्राइब्स से रेजिस्टेंस मिला, जैसे कि यूमा रेवेलियन ऑफ 1781। फ्रेंच ने कैसे किया, तो उन्होंने क्यूबेक, कनाडा और ल्यूजियाना में सेटलमेंट्स बनाए, मिसिसिपी रिवर्स के किनारे फोर्ट्स बनाए, लेकिन जो है उन्होंने अपना जो है ट्रेड पे कंट्रोल भी बना लिया। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने कैसे कॉलोनाइज किया, तो उनकी जो है जो रीच थी वो ज्यादा एक्सटेंसिव थी। बेसिकली जेम्स टाउन में उन्होंने 1607 में पहला परमानेंट इंग्लिश सेटलमेंट बना लिया था। न्यू इंग्लैंड कैरोलाइंस में भी सेटलमेंट्स बना लिए इन्होंने। फिर पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी। मैसाचुसेट्स की पॉपुलेशन 1643 में 16,000 थी, जो 1700 तक आते आते 60,000 हो गई। ओके, तो की डिफरेंसेस क्या है ब्रिटिश कॉलोनीज और नॉन कैथोलिक कॉलोनीज, जैसे कि पुरिटन्स, क्वाकर्स को भी ये लोग वेलकम करते थे, इसलिए वहाँ फ्रेंच कॉलोनीज का कंपैरिजन में ज्यादा डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी थी, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग थे। फ्रेंच कॉलोनीज सिर्फ कैथोलिक्स को ही अलाउ करते थे, इसलिए इनकी ग्रोथ स्लो थी, ओके। और ब्रिटिशर्स की ग्रोथ, पैटर्न्स ऑफ सेटलमेंट, तो सेटलमेंट के पैटर्न में देख लेते हैं। तो ब्रिटिश अप्रोच जो थी, रिलीजियस फ्रीडम ये लोग प्रोवाइड करते थे, इसलिए यूरोप से हर तरह के लोग, स्कॉट्स, आयरिश, जर्मन्स, रिलीजियस माइनॉरिटीज बड़े पैमाने पर यहाँ पे आए, और इससे मैसिव माइग्रेशन हुआ। फ्रेंच अप्रोच, ये सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल अप्रोच थी, सरकार सब कुछ कंट्रोल करती थी, सिर्फ कैथोलिक्स को ही आने दिया जाता था, इसलिए यहाँ पे फ्रेंच की ग्रोथ स्लो थी। स्कॉट्स और आयरिश और जर्मन्स 18th सेंचुरी में यूरोप के हिस्से में रूरल
पॉवर्टी बहुत थी। यूरोप के जो है रूरल एरिया में लाइक पॉवर्टी बहुत थी, इसलिए ये लोग अमेरिका नए अपॉर्चुनिटीज की तलाश में पहुंच गए। ओके, लैटिन अमेरिका में टेंशन थी काफी, लाइक डिसएग्रीमेंट था वहाँ। क्रियोल्स लैटिन अमेरिका में पैदा हुए स्पेनिश डिसेंडेंट के लोग और पेनिसुलार्स स्पेन में पैदा हुए लोग के बीच में काफी टेंशन थी। स्पेन ने पेनिसुलार्स को ज्यादा राइट्स दिए हुए थे, इससे रेशियल हायरार्की बनी और एलिट ग्रुप्स के बीच में फर्क पड़ने लग गया। ओके, अब देख लेते हैं रशियाज ओवरलैंड फ्रंटियर। ओके, रशिया ने समंदर के रास्ते से नहीं बल्कि जमीन के रास्ते से एक्सपेंशन किया। रशिया ने 17th और 18th सेंचुरी में साइबेरिया से होते हुए अलास्का नॉर्थ अमेरिका तक ये लोग पहुंच गए और ये एक ओवरलैंड माइग्रेशन थी। रीजंस क्या थे इसके पीछे? माइनिंग, यूराल्स और एल्टे माउंटेन्स में मिनरल्स थे, फर ट्रेड, फर समंदर लाइक समुद्री बिल्ली, बीवर, इन सब के बालों को जो फर होता था इसको यूरोप में बहुत वैल्यूएबल माना जाता था और उसका ट्रेड करना था रशियंस को। मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, अलास्का के अल्यूट ट्राइब्स पर कंट्रोल किया रशियंस ने, और ये एक एग्जांपल है नॉन मैरीटाइम कॉलोनियल माइग्रेशन का, जहां सेंट्रलाइज्ड स्टेट रशियन एम्पायर ने पूरी सपोर्ट दी। लाइक ये एक ट्रेडर्स के द्वारा लेड एक्सपेडिशन या फिर इनिशिएशन नहीं था, इसको रशियन एम्पायर ने पूरी तरह से। और अ बायोलॉजिकल इन्वेजन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। माइग्रेशन सिर्फ लोगों का आना जाना नहीं था बल्कि पूरे इकोसिस्टम का डिस्प्लेसमेंट था। डिजीज डिवोस्टेशन हुआ वहां पे, कैसे? तो यूरोपियंस के साथ नई डिजीज जैसे कि स्मॉल पॉक्स में मेलिसिस मैस्लीस और इन्फ्लुएंजा ने नेटिव अमेरिकन पॉपुलेशन को वाइप आउट कर दिया। मैक्सिको में 90% पॉपुलेशन मर गई। कैरेबियन में अरा अरावाकास ट्राइब्स जैसे ट्राइब्स ऑलमोस्ट खत्म हो गए और पेरू की 40% पॉपुलेशन घट गई। इससे ग्रेट डाइंग के नाम से भी जाना जाता है। ओके, यूरोपियंस नए प्लांट्स और एनिमल्स लेकर के आए। कई सारे प्लांट जो प्लांट के टाइप्स थे वो काफी इन्वेजिव थे, ठीक है। और एनिमल्स में घोड़े, कैटल, गाय, पिग्स ये सभी लाए गए। इन्होंने नए फूड चेन्स बनाए। घोड़े ने ट्रांसपोर्टेशन और वारफेयर का जो है सीन ही बदल के रख दिया। और जो प्लांट्स में होता है गेहूं, गन्ना, केला, सिट्रस फ्रूट्स वगैरह, ये लोग यूरोपियंस लेकर के गए वहां पे। इससे एग्रीकल्चर कंप्लीटली चेंज हो गया। ओके, इकोलॉजिकल इंपीरियलिज्म, तो हिस्टोरियन अल्फ्रेड क्रॉसबी कहते हैं कि यूरोपियंस का बायोलॉजिकल एडवांटेज जैसे डिजीज ने प्लांट्स एनिमल्स ही असली वेपन थे जो उनकी कॉन्क्वेस्ट में मददगार थे। पोस्ट माइग्रेशन एंड स्लेवरी, जॉब ये जो पोस्ट माइग्रेशन जो था ना, अमेरिका में क्या हुआ कि वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन थी, इंडिजिनस लोग, उनकी पॉपुलेशन कम हो गई कंपेयर टू द माइग्रेंट्स, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि पोस्ट माइग्रेशन की वजह से वहाँ के डेमोग्राफिक पे बहुत इफेक्ट पड़ा और उनकी पावर भी कम हो गई। कॉलोनिस्टर्स ने अफ्रीका की तरफ देखना चालू किया, वहां से लोगों को पकड़कर बंदी बनाकर अमेरिका ले आए और उनसे काम कराया गया, ठीक है। ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड दुनिया की हिस्ट्री का एक बहुत दर्दनाक चैप्टर है, जिसमें लगभग 1.2 करोड़ ऑलमोस्ट 12 मिलियन से ज्यादा अफ्रीकन को जबरदस्ती अमेरिका लाया गया फॉर स्लेवरी। की सोर्सेस फॉर दिस स्लेव्स वर अंगोला, कॉन्गो जैसे वेस्ट अफ्रीकन रीजन्स। मेन डेस्टिनेशंस यहाँ पे थी ब्राजील और वेस्ट इंडीज, कैरेबियन आइलैंड्स की प्लांटेशंस में इनसे काम कराया गया। गन स्लेव साइकिल, यूरोपियन ट्रेडर्स अफ्रीकन रूलर्स को गन्स देते थे। अफ्रीकन रूलर्स गन्स के बदले में दूसरे ट्राइब्स के लोगों को पकड़कर स्लेव्स के रूप में यूरोपियंस को बेच देते थे। ये साइकिल्स बहुत टाइम तक चलती रही। प्लांटेशन स्लेवरी ने अमेरिका की इकोनॉमी को कम्प्लीटली रीशेप कर दिया और रेशियल हायरार्कीज यानी कि काला गोरा का जो भेदभाव होता है ना, वो काफी गहरा हो गया। और इससे ब्राजील, सेंट डोमिनिक, हैती और यूएस साउथ में भी जो है इसका बहुत असर पड़ा। ओके, कॉन्विक्ट एंड पेनल पीनल माइग्रेशन, कॉन्विक्ट एंड पीनल माइग्रेशन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो यूरोप खासकर के ब्रिटेन ने अपने क्रिमिनल्स से छुटकारा पाने के लिए ना एक तरीका निकाला कि उन्हें कॉलोनीज में भेज दिया। अब ट्रांसपोर्टेशन एक्ट ऑफ 1718 के अंडर ब्रिटेन ने अपने क्रिमिनल्स को कॉलोनीज में भेज दिया, जैसे कि पहले अमेरिका और बाद में ऑस्ट्रेलिया भेजना शुरू कर दिया। 1785 तक लगभग 50,000 ब्रिटिश कॉन्विक्ट्स अमेरिका भेजे जा चुके थे। जब अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बाद अमेरिका ऑप्शन नहीं रहा कि वहां पे क्रिमिनल्स को भेजा जाए, तो ब्रिटेन ने 1788 में ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स नाम का पीनल कॉलोनी बनाया। यहाँ प्रिजनर्स को भेजा जाता था
सिर्फ क्रिमिनल्स ही नहीं, वुमेन वैग्रेंट्स यानी कि जो बेगर्स होते थे और प्रोस्टिट्यूट भी जबरदस्ती कॉलोनीज में भेजा गया। इसका मकसद था कॉलोनीज की पॉपुलेशन को बढ़ाना और जेंडर रेशियो का बैलेंस करना। ओके, तो इम्पैक्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन, ये स्लाइड देख ले। माइग्रेशन के जो इम्पैक्ट है डेमोग्राफिक, लेबर, इकोलॉजिकल, कल्चरल और पॉलिटिकल, ये सभी मैंने पहले इनिशियली आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अभी देखते हैं फिर से। तो डेमोग्राफी यानी कि जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इंडिजिनस पॉपुलेशन या तो घट गई बीमारियों की वजह से, या फिर उनका नरसंहार कर दिया गया, या फिर अ, इतने ज्यादा फॉरेनर्स आ गए कि वो जो है माइनॉरिटी बन गए। तो एक तरह से इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, पावर इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, और दोनों जो नेटिव है और जो न्यू सेटलर्स के बीच जो मिक्सिंग से नए ग्रुप्स बने ना, उनको मेस्टिजो यानी कि स्पेनिश प्लस नेटिव, और मुलाटोस यानी कि यूरोपियन प्लस अफ्रीकन कहा जाने लग गया। लेबर सिस्टम, मजदूरी के नए तरीके बने। स्लेवरी और इंडेंचर्ड लेबर, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे लेबर, और मिलिट्री सर्विस जैसे सिस्टम्स आए इन एग्जिस्टेंस। ओके, इकोलॉजिकल चेंजेस, तो इसमें क्या हुआ कि नए डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स आए, कैश क्रॉप्स का जो है काफी चलन हो गया, कॉटन, टबैको, शुगर केन जैसी चीजों का, और डिफोरेस्टेशन बहुत ही मास लेवल पे हुआ। कल्चरल हाइब्रिडिटी, अब इसमें लैंग्वेजेस जैसे कि हिंदी में पोर्टुगीज वर्ड्स मिल गए काफी सारे। फूड, पोटैटो यूरोप से आया और पूरी दुनिया भर में फैल गया। रिलीजन्स में भी जो है काफी चेंजेस आए, लोगों को कन्वर्ट कर दिया गया। कैरेबियन में वुडू जो प्रैक्टिस थी वो काफी पॉपुलर हो गई, विच दे हैड टेकन फ्रॉम अफ्रीका। ठीक है, पॉलिटिकल इफेक्ट्स में देख लेते हैं। तो माइग्रेशन की वजह से एम्पायर बिल्डिंग की जो है फाउंडेशन वो रखी गई। इसकी वजह से ही मॉडर्न रेशियल हायरार्की आज तक जो है जो चलती आई है उसका जो है जन्म हुआ। ओके, अब आ जाते हैं समरी पे। ओके, तो माइग्रेशन दुनिया की हिस्ट्री में एक क्रिएटिव फोर्स की तरह लाइक देखी जा सकती है। राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स काफी इसकी वजह से हुए, और एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स की वजह से देखी जा सकती है, क्योंकि इसकी वजह से पुराने साम्राज्यों को तोड़ा गया, जेनोसाइड हुआ, स्लेवरी जैसी कुप्रथा का जन्म हुआ। ठीक है, मॉडर्न एरा जो कि 1400 टू 1800 थी, उसमें माइग्रेशन कंप्लीटली एम्पायर, कैपिटलिज्म, डिजीज, इकोलॉजी, स्लेवरी और कोअर्जन से जुड़ा हुआ था, और मतलब उसकी वजह से ही इसी इन्हीं सब चीजों से फ्यूल्ड था। ओके, तो ये जो है ना, सेटलमेंट हमेशा पीसफुल नहीं था। माइग्रेशन का संबंध हमेशा पावर से था, चॉइसेस से नहीं था। ओके, तो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड इट, और एग्जाम में इससे एक शॉर्ट नोट तो लिखने को आ ही सकता है, इफ नॉट अ फुल फ्लेजेड 15 मार्क्स क्वेश्चन। तो आई होप यू कैन write an answer with the information that you have gained in this video. And if you like this video, please like, share and subscribe, and give me some motivation to work harder on these videos, because it takes a lot of effort and many hours to create one video. So I hope you appreciate my work, and if there are any questions, queries, or any suggestions, you can drop it down in the comment box. Thank you for watching. See you in the next one.